हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस नो हाउ। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो अकाउंट्स का पेपर था, फाउंडेशन सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर, उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और मैं बोलता हूँ कि जो पेपर आया था वो अबव एवरेज आया था, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस थे वो लेंथी थे, ठीक है। और पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन दिया उसके अंदर रिटायरमेंट भी दे दिया और एडमिशन भी दे दिया, तो दो दो चीज़ें दे दी उसके अंदर। तो अगर मैं ये पेपर कर रहा हूँ और वो जो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है, अगर मुझे ऑप्शनल में कोई छोड़ने का क्वेश्चन बोले तो मैं उसी को छोड़ूंगा, क्योंकि उसको करने में काफ़ी टाइम लगेगा। उसका जो सेकंड पार्ट था उसमें भी ज़्यादा टाइम लगता, तो एक स्मार्ट स्टूडेंट के हिसाब से मैं वो छोड़ना चाहूँगा। बाकी जो क्वेश्चंस थे उसके अंदर लॉजिक थे काफ़ी। सो हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो फर्स्ट ए है। इसके अंदर हमें ट्रू और फॉल्स बताना है विद रीज़न, ठीक है। तो सबसे पहला जो केस है, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ। एक और बात, अगर आपको मेरा ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी लगे आपकी हेल्प हुई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। और इसी तरह मैं दूसरे पेपर्स का भी एनालिसिस लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये क्या मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करूँगा, ट्रू और फॉल्स वाले सारे 6 क्वेश्चंस को। So in case of admission of new partner in a partnership firm, the profit and loss of revolution account is transferred to all partners in their profit sharing ratio. So ये false है। जो पार्टनर शेयरिंग रेशियो होता है वो ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशियो होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये false है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो फर्स्ट ए का सेकंड पार्ट है, in the balance sheet of XY Limited, preliminary expenses amounting ₹5 lakh and security payment amount 35 lakh per appearing. The accountant can use the balance in security payment account to write off preliminary expenses. So हाँ, वो उसको preliminary expenses को write off करने के लिए यूज़ कर सकता है। This is true, right? Section 52 है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कंप्लीटली डैमेज बाय फायर इन अ कैपिटल रिसिप्ट। सो वो कम्प्लीटली डैमेज हो गया और उसके ऊपर इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो वो एक कैपिटल। तो ये सही है, बिकॉज जो भी हमें प्लांट एंड मशीनरी रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कम्प्लीटली डैमेज बाय फायर और इज अ कैपिटल रिसिप्ट, हाँ वो कैपिटल रिसिप्ट होती है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जो फोर्थ है, परचेज ऑफ ऑफिस एंड फर्नीचर ऑफ 2500 हैज़ बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, इट इज़ एन एरर ऑफ ऑमिशन। सो नो, बिकॉज ऑफिस एंड फर्नीचर का जो परचेज किया है उसको जनरल एक्सपेंस में डेबिट किया, तो ये एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है। यहाँ पे प्रिंसिपल का मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो ये एरर ऑफ ओमिशन नहीं है, सो दिस इज इनकरेक्ट। फोर्थ इज द फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, A Limited is sending goods costing 50,000 to B Limited on consignment basis, ठीक है। The accountant of A Limited is of the opinion that these goods should be sent under a sales invoice. So जब हम कंसाइनमेंट सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे देते हैं तो वहाँ पे इन्वॉइस इशू नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स इन्वॉइस इशू नहीं होगी, और जो ए लिमिटेड का अकाउंटेंट है उसकी ओपिनियन यहाँ पे गलत है, फॉल्स है। सो दिस इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अ कंसर्न प्रोसेस टू डिसकंटिन्यू इट्स बिजनेस फ्रॉम December 2020 and decides to dispose of all the plants within a period of 3 months. The balance sheet as on 31st December 2020 should continue to indicate the plant at its historical cost as the assets will disposed of after the balance sheet date, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे गोइंग कंसर्न नहीं है, ठीक है, गोइंग कंसर्न नहीं है, तो यहाँ पे जो वैल्यूशन करेंगे वो होगा NRV पे, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं होगा, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट को यहाँ पे इग्नोर करेंगे, यहाँ पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे वैल्यू करेंगे, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट है। तो ये मैं सोचता हूँ अपने जो पूरी जो अपन CA कर रहे हैं उसका सबसे ईजी क्वेश्चन है। यही है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें तो आराम से कह सकते हैं, टैक्स ऑडिट प्रोवाइड कर सकता है, टैक्स की सर्विसेज और ऑडिट की सर्विसेज। उसके बाद 3-4 काम और लिख सकते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, ठीक है। तो ये एक ईजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर C की बात करें तो फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजेक्शन मिस्टर कमल एंड सन्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 यू आर। सो यहाँ पे हम अपना दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस दूसरे क्वेश्चन में हमें बैंक रिकन्सिलिएशन की हिसाब से कंपेराइज करना है, तो कौन कौन सा अमाउंट यहाँ पे ऐड होगा, कौन कौन सा माइनस होगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ूंगा और उसमें माइनस होगा या प्लस होगा वो रीज़न बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट है
out of the total check 8900 issued on 27th March, one check 400 was presented for payment on 4th April, and another check is 1500 handed over to the customer was returned by him, and lieu of that a new check of the same amount was issued to him on 1st April. So no entry for the return was made. So इस केस में ये पूरा का पूरा 8900 रुपीज़ होगा वो ऐड हो जाएगा इस अमाउंट के अंदर, ठीक है। आगे करते हैं कि आउट ऑफ द टोटल कैश, देखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ऊपर, ठीक है, 98,700 का, तो वो माइनस बैलेंस है, उसके अंदर 8900 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। बाद में करते हैं आउट ऑफ द टोटल कैश एंड चेक 6800 डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 24th March. One check 2600 was cleared on 3rd April, and other check 500 was returned dishonored by the bank on 4th April. तो यहाँ पे पूरा का पूरा 2600 प्लस 500 जो पूरा अमाउंट है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, कैश एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन 21st. वन चेक वॉज क्लियर्ड ऑन 3rd April एंड अदर चेक वॉज क्लियर्ड ऑन 4th April. तो दोनों के दोनों चेक यहाँ से माइनस हो जाएंगे, दोनों अमाउंट 2600 प्लस 500 यहाँ से माइनस हो जाएगा. थर्ड की बात करें, बैंक चार्जेस और बैंक इंटरेस्ट, ठीक है, बाय द बैंक अपीयरिंग इन द पासबुक एंड नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. तो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, इसलिए हम इस पूरे अमाउंट को वहाँ से माइनस कर देंगे. किससे माइनस कर देंगे? हमारी जो एंट्री ऊपर से उस अमाउंट में से हम इसको माइनस कर देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट में से. बात करें अगर हम फोर्थ एंट्री की, तो फोर्थ में अ चेक डिपॉजिटेड इन इज अनदर अकाउंट ऑफ 1550 रॉन्गली क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट बाय बैंक. अभी रॉन्गली क्रेडिट हो गया है बैंक अकाउंट में, तो इसको हम ऐड करेंगे 1550 रुपीज़ को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है. फिफ्थ एंट्री की बात करें तो a check of 800 drawn to this account was wrongly debited in another account by bank. तो wrongly debit हो गया है, तो इसको भी हम वापस ऐड करेंगे ओवरड्राफ्ट के अंदर. फिर सिक्स्थ है a debit of 3500 appearing in the books bank statement for an unpaid check returned for being out of date has been redated and deposited in a bank account on 5th April 2020. तो इस अमाउंट को हम यहाँ से माइनस करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि appearing in the bank statement for an unpaid check return for being out of the date has been redated and deposited into bank account again on 5th April 2020. तो इस अमाउंट को हम यहाँ से माइनस करेंगे, इसको हम यहाँ से डिडक्ट करेंगे. 3500 को हम 98,700 से माइनस करेंगे, ठीक है. अब बात करें सेवन्थ एंट्री की. जो सेवन्थ एंट्री है, बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ ₹1000. तो 1000 का बैंक ने इंटरेस्ट डिपॉजिट अलाउ किया है, तो इसको हम यहाँ पर वापस ऐड कर देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट में, ताकि क्या होगा, बैलेंस कंसिडर हो जाएगा. अब बात करें एट्थ एंट्री की, तो इन्होंने कैश डिस्काउंट दिया है कस्टमर को, ठीक है, बट जो कैशियर है उसने एररलेसली एंटर द ग्रोस अमाउंट, तो उसने ग्रोस अमाउंट किया था वहाँ पे. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो डिस्काउंट का अमाउंट था, कैश डिस्काउंट का अमाउंट था, उसको यहाँ से माइनस कर देंगे, ताकि जो बैलेंस होगा वो रिकनसाइल हो जाए बैंक का. तो प्रिपेरेशन ऑफ बैंक आठ एंट्री की हमें एडजस्टमेंट करनी थी, वो यहाँ पे आसानी से कर पाओगे आप, ठीक है. क्वेश्चन नंबर बी की बात करें, जो सेकंड का बी पार्ट है, ठीक है, तो ये इन्वेंट्री का क्वेश्चन है. इसमें हमें क्या क्या करना है, चारों की एडजस्टमेंट. सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक दे रखी है 28 लाख. ये कब की दे रखी है? देखो, वैल्यू वेरिफिकेशन स्टॉक बिजनेस वाज डन ऑन 23rd F, देन वैल्यू ऑफ द स्टॉक वाज 28 लाख. तो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम 23rd Feb टू 29th Feb, ठीक है. आउट ऑफ द गुड्स हैंड टू द कंसाइनमेंट, गुड एट कॉस्ट वर्थ ₹2,30,000 वर अनसोल्ड. तो ये जो 2,30,000 रुपये का अमाउंट है अनसोल्ड वाला, इसको हम क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है. सेकंड जो है, परचेज ऑफ 3 लाख वर मेड आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ ₹1,20,000 वर डिलीवर्ड ऑन 5th March 2020. तो 3 लाख में से 1,20,000 तो में डिलीवर्ड हो गया 5 मार्च 2020 को, और जो 1,80,000 रिमेनिंग है उसको हम क्लोज इसके अंदर ऐड कर देंगे. फिर आया सेल्स वर्थ 13,60,000 विच इंक्लूड्स गुड वर्थ ₹3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल. हाफ ऑफ दिस गुड्स वर रिटर्न बिफोर 29th Feb 2020, बट नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द रिमेनिंग गुड्स. तो बाकी रिमेनिंग गुड्स की यहाँ पे नॉलेज नहीं है. तो 13 लाख माइनस 3,20,000 जो आया 10,40,000, उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, ओके. फोर्थ, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%. तो यहाँ पे जो मार्जिन है 25% कॉस्ट का है. सेल के अंदर जब हम सेल करते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट प्लस 25% से हमारा सेल्स प्राइस आता है. तो इसको हमें कॉस्ट पे लाना है. तो कॉस्ट पे कैसे लाएंगे? 25 का जो मार्जिन होगा, अगर सेल्स प्राइस है तो उसमें 25 माइनस करेंगे. अगर वहाँ पे कॉस्ट दे रखी होगी
तो वहाँ पे हम 1/3 माइनस करेंगे, ठीक है। अगर कॉस्ट का 1/4 है, सॉरी, सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, अगर सॉरी अगर कॉस्ट का 1/4 है तो सेल का 1/5 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है। हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग 2,40,000 हैज़ बीन सोल्ड फॉर ₹1,50,000। तो ये नॉर्मल गुड्स का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो क्वेश्चन था इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, इजी क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा आपको अगर इन्वेंट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, कैसे किस तरह से आपको वैल्यूएशन को डिटरमाइन करना है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। बिकॉज काफ़ी लोग इसको छोड़ के जाते हैं, इसमें कुछ एंट्रीज है जो छोड़ के जाते हैं। बट अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है किस तरह से वैल्यूएशन करना है, तो आप इसका सोल्यूशन ईजिली कर पाएंगे और ये 10 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड के ए पार्ट की, तो थर्ड का ए पार्ट का था वो हमारा कंसाइनमेंट से रिलेटेड था। सपोज माया कंसाइनमेंट 400 बॉक्सेस सेविंग ब्रशेस के दिए। ईच बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 100 सेविंग ब्रशेस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 3000। माया स्पेंड 5000 पर बुक्स पर चार्ज, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी 3000 + 500। फिर उन्होंने 1 बॉक्स वॉज लॉस्ट ऑन द वे ऑफ माया लॉस क्लेम फॉर इंश्योरेंस, तो 2700 रुपये का क्लेम मिला। तो उनको एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ 800 रुपये का, ठीक है। 3500 - 2700। फिर इन्होंने क्या रखा है, कंसाइनी टुक डिलीवरी ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉक्सेस स्पेंट 1,99,500 एज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो 1,99,000 दो कंसाइनमेंट का, ठीक है, एंड 1,12,500 एज रिकरिंग एक्सपेंसेस, तो ये 1,12,500 कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। देन ही सोल्ड 370 बॉक्सेस एट रेट ऑफ 65 per saving brush. He was entitled to 2% commissions on sales plus 1% डेल क्रेडिट कमीशंस। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है आपका इंस्टीट्यूट की बुक के अंदर, आपको हर एक लाइन की एडजस्टमेंट मिल जाएगी इस क्वेश्चन की, और हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं इस क्वेश्चन पे। तो ये एक इजी क्वेश्चन था और आप इसमें आराम से मार्क स्कोर कर सकते हो, ठीक है, जो ये क्वेश्चन था। बात करें हम नेक्स्ट बी पार्ट की, तो बी पार्ट था वो एवरेज ड्यू डेट का पार्ट था। उसके अंदर मैं ऑप्शन दिया था, या तो फर्स्ट करो या सेकंड करो। जो फर्स्ट था इसके अंदर वो था अकाउंट करंट ड्यू, और इसके अंदर जो मेथड था वो स्पेसिफाइड था। कौन सा मेथड था, मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड चार्जिंग इंटरेस्ट एट 12% पर annum। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर मैं मेथड स्पेसिफाई किया हुआ था, तो हमें उसी मेथड के थ्रू निकालना है, ठीक है। सेकेंड जो क्वेश्चन था उसके अंदर उसके अंदर सिंपल सी चीज़, एक पॉइंट को ध्यान रखने की ज़रूरत थी। जैसे 6 सितंबर वॉज ऑल्सो डिक्लेयर एज अ सडन हॉलीडे, अगर वो सडन हॉलीडे है तो उसकी नेक्स्ट डे हमारी डेट मानी जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रख के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ये एवरेज ड्यू डेट के क्वेश्चन थे। तो अगर आपने पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर मेथड स्पेसिफाई किया हुआ है, और जो सेकंड है उसके अंदर मेथड स्पेसिफाई नहीं किया, बट आपको एक पॉइंट का यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप ये इजीली एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं इसका सॉल्यूशन निकाल के बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर सी, सुरेश ड्रॉज अ बिल ऑफ ₹15,000 एज एन अनूप 15 अप्रैल 2020 फॉर 3 months, which Anup returns to Suresh after accepting the same. Suresh gets is discounted with the bank for 14,700 on 18th April, ठीक है। नाउ रेमिट 1/3 अमाउंट ऑफ अनूप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ थी, ये 1/3 को यहाँ पे करने तक, बिकॉज ये एकोमोडेशन बिल वाला क्वेश्चन था जो हमारे स्टडी मॉड्यूल के अंदर, स्टडी मटेरियल का जो मॉड्यूल है ICI का, उसके अंदर सेम क्वेश्चन दे रखा है, और उसी के थ्रू आपको सारी की सारी जनरल एंट्रीज पास करनी थी। सेम टू सेम क्वेश्चन, बस फिगर्स चेंज किए, नाम चेंज किए, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है। अगर आपने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, मैं ये नहीं कहता कि मैंने ये पढ़ाया, बट मैं कहता हूँ अगर आपने मॉड्यूल अगर सॉल्व करके गए तो आपको मोस्टली क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाएंगे। देखो आप ये क्वेश्चन जो था एकोमोडेशन बिल वाला, मोस्टली स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं। तो अगर जिन स्टूडेंट ने ये जो अकोमोडेशन बिल वाला क्वेश्चन है किया होगा, तो वो आराम से 10-5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। बस सिंपल सी यहाँ पे यही चीज़ ध्यान रखने की थी, रेमिट 1/3 अमाउंट ऑफ अनूप एंड अकोमोडेशन बिल वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो मैं आपको पेज नंबर भी बता दूंगा स्टडी मटेरियल का, तो आप वहाँ जाके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका पेज नंबर बता दूंगा, आप वहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन वहाँ पे छपा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक सो फ्रेंड्स, जो 4th क्वेश्चन है, इसके दोनों क्वेश्चंस में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके अंदर मैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा, और नीचे जो हमारा एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला जो क्वेश्चन था,
जैसे ये वाला क्वेश्चन था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, तो इसको हम नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाऊंगा उसके अंदर मैं सेपरेटली इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन विद आंसर प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम स्किप करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को हम दूसरे वीडियो में, एक नया वीडियो लाऊंगा उसमें इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट रुकिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तो फोर्थ हो गया, उसके बाद फिफ्थ का ए पार्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिफ्थ के ए पार्ट में क्या है, जैसे अप्लाइड लेबोरेटरीज वर अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस, ठीक है, एंड हैव रेज्ड अ सस्पेंस अकाउंट फॉर द डिफरेंस नेक्स्ट द फॉलोइंग एरर वाज डिस्कवर्ड। क्या क्या एरर आए देखते हैं। और हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव मिस्टेक्स। तो हमें सिर्फ मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है यहाँ पे। तो सस्पेंस अकाउंट बना रखा उन्होंने, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट में। तो एक एक एंट्री का यहाँ पे एडजस्टमेंट देखते हैं। रिपेयर मेड ड्यूरिंग द ईयर वर रॉन्गली डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट। तो रिपेयर मेड ड्यूरिंग द ईयर वर रॉन्गली डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट 12,500। सो रिपेयर वाला क्वेश्चन, रिपेयर वाली एंट्री थी, इसको रॉन्गली डेबिट किया था टू द बिल्डिंग अकाउंट में, तो इसको हम वापस करेक्ट कर लेंगे। तो ये सबसे सिंपल एंट्री थी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सेकंड जो है, द एडिशन ऑफ द फ्रेट कॉलम इन द परचेज जर्नल वाज शॉर्ट बाई 1500। तो अभी हमने फ्रेट कॉलम को परचेज जर्नल में 1500 से शॉर्ट किया, तो हमें यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री होगी यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इन्होंने क्या किया, गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 1050 रिटर्न बाय द कस्टमर रानी एंड कंपनी हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द रानी एंड कंपनी एंड ऑल्सो सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक तो रॉन्गली रिटर्न को पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द रानी एंड ऑल्सो सेल्स रिटर्न कर दिया, तो डबल इफेक्ट पड़ गया। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो है परचेज रिटर्न है, ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रानी एंड अकाउंट कितने अमाउंट से करेंगे, 2100 से इसको डेबिट करेंगे, ठीक, सॉरी क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री होगी। जो फोर्थ है इसके अंदर है, सन्ड्री आइटम्स ऑफ फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹30,000 हैज़ बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक्स एंड टोटल ऑफ विच हैड बीन पोस्टेड इन सेल्स अकाउंट। उसकी टोटल सेल्स अकाउंट के अंदर पोस्ट करी है। सो लेजर में गलती हुई है, सेल्स टू फर्नीचर, ये एंट्री करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करें, जो इसका फिफ्थ पॉइंट है, a bill of exchange of ₹20,000 had been returned by the bank as dishonored and has been credited to the bank and debited to the bills receivable account। तो क्या करेंगे हम, बैंक को सॉरी अपना जो ये है डिसऑनर्ड बिल, तो इसको हम डेबिट करेंगे और बिल रिसीवेबल को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट से, 21,000 से, ठीक है। तो ये तो हमारा था जनरल एंट्री जो सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी था, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इसमें क्या था, मैं आपका सॉल्यूशन बताता हूँ इसमें। जैसे मैक्स एंड कंपनी एम्प्लॉयज अ टीम ऑफ ₹9 वर्कर्स हु वर पेड 40,000 पर मंथ ईच इन द ईयर ऑफ 31 दिसंबर 2018, ठीक है। एंड द स्टार्ट ऑफ 2019 कंपनी रेज द सैलरी 10% टू 44,000 पर मंथ, ओके। ऑन 1 जुलाई 2019 द कंपनी हैड 2 ट्रेनीज एट अ सैलरी ऑफ ₹21,000 पर मंथ, ओके। एंड द वर्क फोर्स आर पेड सैलरी। अभी ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो वर्क फोर्स है वो जो सैलरी पे करती है वो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द एवरी मंथ, जो हमारा नेक्स्ट मंथ है उसके पहली तारीख को हमें सैलरी मिलती है। एंड 1 मंथ की जो सैलरी रहेगी वो एरियर में रह जाएगी। सपोज हमारा जो दिसंबर का सैलरी है वो जैन में आता है, 1 जैन को, ठीक है। तो एक जो दिसंबर की सैलरी वो एरियर में रह जाएगी और हमें नेक्स्ट ईयर मिलेगी। तो वही चीज़ ध्यान में रख के इसका आंसर करना है, ठीक है। तो कैसे करना है इसका आंसर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला, अमाउंट ऑफ सैलरीज विच वुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या, किस अमाउंट से चार्ज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में 9 एम्प्लॉयज़ है, उनको 44,000 की सैलरी मिलती है और 12 महीने की मिलती है। हम एक्यूरल बेसिस पे इसको वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। तो वहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 × 44,000 × 12 प्लस 21,000 × 2 इंटू कितने महीने के लिए हुए, वो 6 महीने के लिए, जुलाई से दिसंबर, ठीक है। तो 6 महीने के लिए, तो 6 महीने की सैलरी रहेगी। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके अंदर क्या होगा, 44,000 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 21,000 इंटू 2 एम्प्लॉयज़ एंड 6 महीने के लिए हुए हैं। तो ये जितनी सैलरी आ जाएगी वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे, ठीक है।
फिर जो सेकंड है वो है अमाउंट एक्चुअली पेड एज सैलरी ड्यूरिंग 2000। अभी एक्चुअली कितना सैलरी पे किया है 2019 में, यहाँ पे वो पॉइंट याद रखना है, ध्यान रखना है कि जो सैलरी वो एरियर होती है, ठीक है। तो 11 महीने की सैलरी इस बार पे करी, ठीक है, और 1 महीने की जो सैलरी पिछले साल की है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमारे जो पिछले साल की सैलरी है, जैसे 40,009 वर्कर्स की जो पिछले साल की थी, उसकी जैन मंथ की जो दिसंबर मंथ की सैलरी हमें जैन में मिली है, तो 40,000 इंटू 9 प्लस हमें 44,000 इस साल में हमें सिर्फ 11 मंथ की सैलरी पे करी है, तो 44,000 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 11, ठीक है। और जो दो ट्रेनी 21,000 इंटू 2 ट्रेनी इंटू उनको 6 महीने काम किया, बट उनकी सैलरी कितनी पे करी, सिर्फ 5 महीने की, तो 5। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की। अगर आपको अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं इसके सॉल्यूशंस रिटर्न में पब्लिश कर दूंगा मेरे चैनल पे। एंड लास्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी सिंपल चीज़ है, जो हमारा 40,000 जो दिसंबर 2018 का था वो जैन में मिला, वो हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी था, ठीक है। बट वो पिछले साल का था। इस साल का आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो जाएगा, जो हमारा 9 एम्प्लॉयज़ का 44,000 है, और जो 2 एम्प्लॉयज़ है, 2 ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ है, उनका जो 21,000 रुपीज़ है वो हमारा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा एक एक महीने का, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई। और क्वेश्चन नंबर सी की बात करें, जो पार्ट सी है, 5th का पार्ट सी, तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से सेम क्वेश्चन आया है। आप इसके अंदर फिगर्स भी देख सकते हो। मोस्टली इसमें जितने भी फिगर्स हैं, मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये अमाउंट भी डाल रखे हैं जो मैंने कैलकुलेट किए हैं। आप इससे मैच कर सकते हो 44 लाख 14 लाख 40,000। सो आप ये क्वेश्चन को आराम से यहाँ से आप अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हो इन अमाउंट से, जो मैंने फिगर यहाँ पे लिखे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का अगर आपने चैप्टर किया होगा तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, अकाउंटिंग का। आप लोगों ने आराम से इस क्वेश्चन को किया, और रॉ मटेरियल अकाउंट का भी क्वेश्चन कर दिया होगा, ठीक है। अब सबसे सिंपल क्वेश्चन मेरे को 6th लगा। क्यों लगा उसका भी रीज़न बताऊंगा। 6th का जो फर्स्ट पार्ट है, देखो इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें कंपनीज अकाउंट्स की एंट्रीज करनी है, जनरल एंट्रीज करनी है टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। सबसे पहले ये जो शेयर इन्होंने इशू किए हैं वो एट पार पे किए हैं, ना तो प्रीमियम पे ना डिस्काउंट पे, सबसे अच्छी बात। सेकंड, इसने फॉरफिट हुए 300 शेयर मिस्टर बर्ड के, हु फेल्स टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ठीक है। और जो 300 शेयर थे उनको वापस रीइशू किया है, किनको, मिस्टर जॉन को, फुली पेड अप टू ए डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर करोड़, ठीक है। तो इसके अंदर जो पहली एंट्री होगी 300 इंटू 5 कितना, 1,500 रुपये, जो हम कैसे मिले, बर्ड से, ठीक है। और जो डिस्काउंट पे इशू किए हमने, कितने डिस्काउंट पे इशू किया, ₹2 पे, 300 इंटू 2 इंटू 600, जो 900 रुपीज़ होंगे वो हमारे फॉरफिट हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो बेसिक जनरल एंट्रीज हैं वो सारी हमें यहाँ पे करनी है। और कैपिटल रिजर्व में 900 रुपीज़ क्रेडिट, सॉरी फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में हमें 900 रुपये डाल देंगे। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, और कंपनीज एक्ट का, जो आराम से आपको नंबर दे सकता था। इंस्टेड ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन करने से अच्छा मैं सोच रहा हूँ आपको ये 6th क्वेश्चन कर लेना था। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको करने थे। बात करें क्वेश्चन नंबर बी की, तो इसके अंदर में डिबेंचर्स है वो इशू कर रहे हैं, डिबेंचर की एंट्रीज करनी है। तो डिबेंचर की एंट्रीज कैसे कैसे की वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 12% डिबेंचर, नॉमिनल वैल्यू 60 रुपीज़, वो इस तरीके से किए। पहला जो वेंडर, टू अ वेंडर फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 13 लाख और 15 लाख उसकी नॉमिनल वैल्यू डिस्काउंट पे की है, तो 2 लाख का डिस्काउंट के हिसाब से इसकी एंट्री बना देंगे। अगर आपने डिबेंचर की एंट्री पढ़ी है तो 2 लाख के डिस्काउंट के हिसाब से आप इसकी एंट्री बना सकते हो ईजिली। सेकेंड है सन्ड्री पर्सनस फॉर कैश 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 30 लाख, सो 27 लाख, 3 लाख यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा, तो ये भी आप आराम से इसकी एंट्री मार सकते हो। थर्ड है टू द बैंकर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 14 लाख एंड 15 लाख, तो यहाँ पे आप 2 एंट्री मार सकते हो, या तो इंस्टेड ऑफ दिस एंट्री, और या तो डिबेंचर टू डिस्काउंट या बैंक अकाउंट टू बैंक लोन, इस तरीके से आप एंट्री मार सकते हो। और आप डिबेंचर की एंट्री से आप आराम से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आपने डिबेंचर की सारी एडजस्टमेंट्स और जो एंट्रीज है वो आपने आराम से पढ़ रखी होगी तो आराम से इसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लास्ट क्वेश्चन है 6th का सी पार्ट। सो डिस्कस द फैक्टर्स टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन कौन से फैक्टर्स लेते हैं, एक तो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ दिस एसेट्स, ठीक है, उसकी जो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उन काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर कोई मशीन है उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो उसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स करते हैं, जो भी हम रेजिडुअल वैल्यू निकालते हैं, लाइफ निकालते हैं उसकी,
नंबर ऑफ़ ईयर्स निकालते हैं। सो सब कुछ जो भी है हम वहाँ पे लिख सकते हैं और आप इसके क्वेश्चन 5 मार्क्स आराम से कंसिडर कर सकते हो। आपने जो भी डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा है उसमें आप जो चीज़ें करते हो आपको सिर्फ वही चीज़ें यहाँ पे लिखनी है और आप आराम से 5 पॉइंट लिख के 5 मार्क्स आराम से कवर कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये जो पेपर था एवरेज से थोड़ा ऊपर और थोड़ा लेंथी भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट को जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन था और जो पीछे इनकम और एक्सपेंडिचर क्वेश्चन है उसमें टाइम लगा होगा क्वेश्चन करने में। बाकी इतना कुछ नहीं कह सकते, बट ठीक है, आपने पेपर दे दिया है, अब तो क्या कर सकते हैं। और आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए और आप आराम से पास होंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।